वेलकम टू लर्न विद लॉजिक एजुकेशन सेंटर। तो आइए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैथ्स पेडागोजी की मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। और इस एक क्लास में ही हम कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी का रिवीजन करेंगे। और देखो, मैं यहाँ ज़्यादा हवाई बातें नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि इस एक वीडियो से मैथ्स पेडागोजी पढ़ने के बाद आप 15 में से कम 11 से लेकर 13 क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे। हाँ, मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को करने के बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस जरूर सोल्व करके देख लेना। उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपको ये श्योरिटी हो जाएगी कि इस वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स पेडागोजी पोर्शन में अराउंड 90% क्वेश्चन पेपर इसी वीडियो से आ जाएगा। मतलब इस वीडियो में पढ़ाए गए मैटर का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि हाँ, मैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको एग्जाम में बैठने पर एक कॉन्फिडेंस फील होगा। और केवल मैथ्स पेडागोजी ही नहीं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जरूर करके जाएं, क्योंकि अराउंड 30% पेपर तो प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैथ्स टीचिंग मेथड्स, यानी गणित शिक्षण की प्रमुख विधियां। तो देखिए, यहाँ पर ये 4 मेथड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है एनालिटिक्स मेथड यानी विश्लेषण विधि। दूसरा है सिंथेसिस मेथड यानी संश्लेषण विधि। तीसरा है इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। और चौथा है डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। अब इन मेथड्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है एनालिटिक्स मेथड यानी विश्लेषण विधि। तो देखिए, एनालिटिक्स किस शब्द से बना है? एनालिसिस से। यानी इस विधि में हम कुछ चीज़ों का एनालिसिस करते हैं यानी विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मतलब शुरू में हमें चीज़ों का नहीं पता और बाद में हमें उन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इस विधि में हम किस ओर से किस ओर को जाएंगे? अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। यानी सिद्ध करिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसमें ये कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है, यानी अभी हमें ये सब चीज़ें नहीं पता है। मतलब ये चीज़ें हमारे लिए अभी अननोन हैं, और प्रूव करने के बाद ये चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है सिंथेसिस मेथड यानी संश्लेषण विधि। तो देखिए, इसके नाम से ही पता चल जाता है सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब इस विधि में कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा। और किन चीज़ों को ऐड किया जाएगा? जो हमें पता है। इसका मतलब हमें शुरू में कुछ चीज़ें पता हैं तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो चीज़ें हमें नहीं पता हम उन चीज़ों का पता लगाएंगे। तो ये विधि किस तरफ से किस तरफ को जाएगी? नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगी। और ये भी एनालिटिक्स मेथड की ही कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये विधि भी विश्लेषण विधि का ही एक पूरक है। और इसमें क्या किया जाएगा? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हें ऐड किया जाएगा, और उससे हम कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे यानी कोई निष्कर्ष निकालेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि a बराबर c के होगा। या इसे हम एक और भी आसान लैंग्वेज से इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर अमित की उम्र बंटी की उम्र के बराबर है और बंटी की उम्र चेतन की उम्र के बराबर है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे कि अमित की उम्र चेतन की उम्र के बराबर ही होगी। तो ये हमें दिया नहीं गया था, लेकिन ये हमने निष्कर्ष निकाला है। तो शुरू में हमें जो चीज़ें पता थी उनसे हमने किस चीज़ का पता चलाया? जो हमारे लिए अज्ञात थी। तो इसे ही हम सिंथेसिस मेथड कहते हैं, यानी हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को ऐड करके कोई कंक्लूजन निकाल लिया। नेक्स्ट नंबर 3 पर है डिडक्टिव मेथड यानी निगमन विधि। इस विधि में क्या होता है? सबसे पहले बच्चों को कोई रूल, कोई डेफिनेशन या फॉर्मूला बता दिया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। यानी सबसे पहले परिभाषा या सूत्र बता दिया जाता है, और उसके बाद उदाहरणों को दिया जाता है या फिर प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। तो इस विधि में हम किस तरफ को जाएंगे? रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ। और देखिए, मैं इस मेथड को समझाने में भी इसी मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, यानी
जो मैं डिडक्टिव मेथड के बारे में समझा रहा हूँ, शुरू में मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी और अब मैं इसके उदाहरण बताऊंगा। तो ये भी एक कौन सा मेथड हुआ? डिडक्टिव मेथड हुआ। तो अब मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं आपको त्रिभुज की परिभाषा बता देता हूँ, और त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। यानी उसमें दो चीज़ें हुई, सबसे पहली बात तो तीन भुजाएं होनी चाहिए, और नंबर दो बात वो एक क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, यानी वो एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी और इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। देखिए ये भी एक त्रिभुज है, देखिए ये भी एक त्रिभुज है, या फिर ये भी एक त्रिभुज है। तो इस तरीके का मेथड कौन सा मेथड होता है? डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि या निगमनात्मक विधि। या इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि 4x प्लस 3 के होल स्क्वायर को सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया और उसके बाद इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम निगमन विधि बोलेंगे। तो इस विधि में हम किस तरफ से किस तरफ को जाते हैं? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। शुरू में हमने एक डेफिनेशन बताई थी, यानी वो एक जनरल चीज़ थी या फिर सामान्य चीज़ थी। अब जनरल का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकती हैं, उसकी एक कॉमन परिभाषा बना लेना। यानी वो जो जनरल पॉइंट है वो आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज हो सकता है। और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? कोई विशेष, यानी वो चीज़ केवल उसी के लिए यूज होगी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको त्रिभुज की परिभाषा बताई, तो देखिए वो एक कॉमन सी परिभाषा है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए वो परिभाषा इसके लिए भी सही बैठ रही है, इसमें भी सटीक बैठ रही है, और इसमें भी, चारों में। ठीक है, तो एक जनरल चीज़ यानी एक सामान्य चीज़ हो गई। और फिर स्पेसिफिक, यानी अब हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज की तरफ जाएंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, या ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। और इसमें अननोन से नोन की तरफ, यानी अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। जैसे क्या आपको शुरू में पता था कि त्रिभुज क्या होता है? नहीं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये था हमारा डिडक्टिव मेथड। इसमें आपको मेनली एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। बस यहीं से आप सारी चीज़ें रिकॉल कर लोगे। नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाने वाली विधि है। और देखिए इस मेथड के बारे में मैं आपको इसी मेथड से बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताओ। मान लो आपका नाम विवेक है, तो आपने मुझे अपना नाम बता दिया, क्या? विवेक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ पर रहते हो, तो मान लो आपका आंसर है दिल्ली। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ से लिख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? पेन या फिर पेंसिल। अब देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप मुझे अपना नाम बताओ, तो आपने बताया विवेक। नेक्स्ट आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। नेक्स्ट आप किस चीज़ से लिख रहे हैं, पेन से या पेंसिल से। अब देखिए मैं अब आपको बताऊंगा कि विवेक क्या हुआ? एक पर्सन। और दिल्ली क्या हुआ? एक प्लेस। और पेन क्या हुआ? एक थिंग। यानी विवेक एक व्यक्ति का नाम हुआ, और दिल्ली एक स्थान का नाम हुआ, और पेन एक चीज़ का नाम हुआ। अब आगे मैं आपको नाउन की परिभाषा बताता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को ही हम नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या दिए थे? एग्जाम्पल्स दिए थे, और उसके बाद मैंने क्या बनाई? एक परिभाषा बनाई। तो देखिए सबसे पहले इस मेथड में क्या किया जाता है? सबसे पहले एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिए जाते हैं, और उसके बाद रूल बनाए जाते हैं या फिर डेफिनेशन बनाई जाती हैं। तो ये विधि किस तरफ से किस तरफ को जाती है? नोन टू अननोन। भाई इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता था, आपको अपना नाम भी पता था, आपको अपना स्थान भी पता था, और आपको पेन के बारे में भी पता था, बट आपको नाउन के बारे में नहीं पता था। तो मतलब जो चीज़ें हम जानते हैं उनसे हम किस तरफ जाते हैं? जो चीज़ें हम नहीं जानते, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ये मेथड स्पेसिफिक टू जनरल होता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए विवेक एक विशेष व्यक्ति है, दिल्ली भी एक विशेष स्थान है, और पेन भी एक विशेष चीज़ है। लेकिन क्या नाउन एक विशेष चीज़ है? बिल्कुल नहीं। नाउन तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, ये सब भी तो नाउन के अंतर्गत ही आएंगे ना। तो नाउन एक कैसी चीज़ हुई? नाउन एक जनरल चीज़ हुई, यानी नाउन एक सामान्य चीज़ हुई।
और ये मेथड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग एड्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित में शिक्षण अधिगम के संसाधन। देखिए यहाँ से हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार चीज़ों को देख लेना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि अबेकस क्या होता है तो इसके द्वारा जो भी चीज़ें की जाती हैं वो आप एग्जाम टाइम में सोच लोगे। तो सबसे पहला है अबेकस या गिनतारा। देखिए ये है हमारा अबेकस और इसमें जो ये रेड रेड से गोल गोल दिख रहे हैं इन्हें हम बीड्स कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ मेनली काउंटिंग में या फिर कैलकुलेशंस में होता है, यानी हम इसके जरिए काउंटिंग कर सकते हैं या फिर गणनाएं कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि अबेकस का यूज़ किस चीज़ में होता है। तो किस किस चीज़ में इसका यूज़ हो सकता है? काउंटिंग में या कैलकुलेशंस में या फिर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालने में। मैं आपको इससे कैलकुलेट करने का एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे देखो ये जो ब्लैक स्ट्रिप है हम इससे नीचे से काउंटिंग शुरू करते हैं। देखिए पहले हम 1 को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर 3 को, फिर 4 को। उसके बाद हम जब इनको नीचे लेकर आ जाएंगे तो जैसे अब ये नीचे इस ब्लैक वाली स्ट्रिप से अटैच्ड है तो इसकी वैल्यू होती है 5। ठीक है, अब इससे आगे अगर हमें 6 लिखना है तो फिर एक और ऊपर कर दीजिए। तो देखो 5 और 1 6, फिर 2 ऊपर कर देंगे तो 7, फिर 3 ऊपर कर देंगे तो 8, फिर 4 ऊपर कर देंगे तो 9। और जब हमें 10 लिखना होगा, यानी देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या था? वंस यानी इकाई, यहाँ पे टेंस यानी दहाई, यहाँ पे यानी सैकड़ा, यहाँ पे थाउजेंड्स यानी हजार। तो इसी तरीके से आगे चलता चला जाता है और इसमें हम वो बीड्स काउंट करेंगे जो इस वाली स्ट्रिप से अटैच्ड होंगी। तो देखिए अगर ये सारे इस ब्लैक स्ट्रिप से अटैच्ड हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 9। अब अगर हमें 10 लिखना है तो इन सब को ऊपर कर दीजिए, मतलब इधर कोई भी बीड इस स्ट्रिप से अटैच है नहीं और इसको अब इस स्ट्रिप से अटैच कर दीजिए। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। और ये कौन से प्लेस पर आ रहा है? इकाई दहाई, यानी ये टेंस वाले प्लेस पर आ रहा है, मतलब ये दहाई वाले स्थान पर आ रहा है। तो 1 और यहाँ पर कितने अटैच्ड हैं? बिल्कुल 0। तो फिर इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा जियो बोर्ड। देखिए ये होता है जियो बोर्ड। इसमें मेनली इस तरह की पिंस लगी होती हैं और ये रबड़ बैंड होते हैं। तो देखिए जैसा हमने इसमें बनाया भी हुआ है, इसके द्वारा हम क्या चीज़ें बना सकते हैं? ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि जियो बोर्ड किस लिए यूज होता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स समझाने के लिए। देखिए जैसे ये रेक्टेंगल बना रखा है, या फिर हमने ये ट्राइंगल बना दिया, या फिर हमने ये रोम्बस बना दिया यानी समचतुर्भुज बना दिया। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जियो जैब्रा क्या होता है, तो ये एक तरह का जियो बोर्ड ही होता है, बस ये डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी ये लैपटॉप या मोबाइल में यूज होता है। नेक्स्ट है डाइस ब्लॉक्स। ये क्या होते हैं? देखिए ये इस तरीके की क्यूब शेप्स में होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 मतलब 5। अब यहाँ पर ये 10-10 के ग्रुप बना लेते हैं और अब यहाँ पर ये 100 का ग्रुप बना लेते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम काउंटिंग भी कर सकते हैं या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर कैलकुलेशंस कर सकते हैं या फिर स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये सिंगल सिंगल दिखा रखे हैं, मतलब ये इकाई वाले स्थान पर हैं। अब देखो जैसे 10-10 दिखा रखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दहाई वाले हैं, यानी इनकी वैल्यू टेंस में है। और देखिए ये कितना है? 100, यानी इसकी वैल्यू किस में है? हंड्रेड्स में, यानी सैकड़े में। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई? 100 + 30 + 5 इक्वल्स टू 135। नेक्स्ट होता है 10 ग्राम। देखिए ये पिक्चर 10 ग्राम की है। ये एक तरह की चाइनीज ज्योमेट्रिकल पहेली है, यानी ये बच्चों को सिखाने का एक तरीके का गेम होता है और इसके द्वारा हम क्या सिखा सकते हैं? हम अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल शेप्स यानी ज्यामितीय आकृतियां सिखा सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्राफ पेपर। देखो ये आप सभी ने देखा होगा, ये इस तरह का होता है और देखो इसमें ये बड़े वाला खाना होता है और इसमें टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 10 तो ऐसे और 10 ऐसे, यानी एक बड़े स्क्वायर में टोटल कितने छोटे स्क्वायर्स हो गए? 100। और इसमें मेनली हम क्या चीज़ें करते हैं? फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल नंबर्स यानी भिन्न संख्याएं या फिर दशमलव संख्याओं को दिखाते हैं। या फिर इसमें हम शेप्स भी बना सकते हैं। जैसे देखो हमें अगर एक वर्ग बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रिड पेपर। देखिए ये कुछ ग्राफ पेपर की तरह ही होता है, बस इसमें क्या है? ये जो बड़ा बॉक्स होता है इसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं?
इसके द्वारा भी हम भिन्न संख्याओं को समझा सकते हैं, या फिर दशमलव संख्याओं को समझा सकते हैं, या फिर इसके द्वारा हम ज्यामितीय आकृतियां भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है डॉट पेपर। देखिए ये होता है हमारा डॉट पेपर, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चों को लिखना भी सिखा सकते हैं इस तरीके से, जैसे इन डॉट डॉट को मिलाकर कोई लेटर बनाना, या फिर इससे हम ज्योमेट्रिकल शेप्स भी सिखा सकते हैं, जैसे ये एक आयत बन गया। और नेक्स्ट होता है मॉडल्स या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने देखा भी होगा कि आजकल स्कूलों में साइंस के मॉडल्स बनवाए जाते हैं, या फिर जैसे बिजली किस तरह से काम करती है इसके ऊपर एक मॉडल बना लिया, या फिर हम रियल ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। यानी अगर हम क्लास में बल्ब के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम वहाँ डायरेक्टली बल्ब को ले जाकर भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है बाला, और ये एग्जाम में आया भी हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज, एल फॉर लर्निंग, ए फॉर एड, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जैसा आपने स्कूल्स में देखा भी होगा कि वहाँ पर दीवारों पर इस तरह के कुछ चार्ट्स लगे होते हैं, तो मतलब बिल्डिंग की दीवारों को ही एज अ लर्निंग एड यानी सीखने के साधनों के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों के प्रकार। तो देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली दो प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यानी बंद अंत वाले प्रश्न, और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो देखो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से देखो क्लोज यानी बंद हो जाना। इसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4+2 कितना होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, 6 होगा। या अगर मैं आपसे पूछता हूँ 7 - 7 कितना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। क्या इसका आंसर 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब इसके कितने आंसर हो सकते हैं, केवल एक आंसर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलेंगे। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4+-2 कितना होता है, तो देखिए इसके कितने आंसर्स हो सकते हैं। एक बार तो हम 4 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और एक बार हम 4 में से 2 को लेस कर देंगे तब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर हुए, 2 आंसर हो गए, मतलब एक निश्चित संख्या में उत्तर हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी जिनका अंत ओपन होता है, मतलब जिनका कोई अंत ही नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 3 से बड़े पूर्णांक बताओ, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या 100 भी हो सकता है, या फिर 4235 भी हो सकता है। मतलब 3 से बड़े जो भी पूर्णांक हैं उनके आंसर कितने हो सकते हैं, उनके अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं, यानी अनिश्चित संख्या में उत्तर हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की प्रकृति। तो मैथमेटिक्स का नेचर कैसा होता है, ये सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित होता है, यानी इसमें सारी चीज़ें एक सिस्टम में रहती हैं, मतलब पूरे तरीके से व्यवस्थित रहती हैं। जैसे अगर 1 के बाद 2 आएगा तो 2 ही आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 के बाद 2 आ जाएगा या 3 के बाद 1 आ जाएगा। मतलब गणित व्यवस्थित होता है और इसमें एक्यूरेसी होती है, यानी सटीकता होती है। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल भी दिया था कि 4+2 कितना होगा, 6 होगा। 4+2 8 नहीं हो सकता है। सेकंड, मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी अमूर्त होता है। अब देखिए जैसे इसमें 4 लिखा हुआ है, तो क्या 4 एक चीज़ है, या 4 को हम टच कर सकते हैं, क्या हम 4 को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते। ये कोई घड़ी नहीं है या ये कोई बॉल नहीं है कि हम इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देंगे। ये क्या चीज़ है, ये एक अमूर्त चीज़ है। इन चीज़ों को हम केवल फील कर सकते हैं या फिर इन्हें हम केवल इमेजिन कर सकते हैं। या जैसे बड़ी बड़ी थ्योरम्स प्रूव करने के लिए आती हैं, तो क्या उन चीज़ों को टच किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। उन्हें केवल फील किया जा सकता है या उनकी केवल इमेजिनेशन की जा सकती है। नेक्स्ट, ये लॉजिकल होता है, यानी तार्किक होता है। जैसे अगर एक फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, a² + b² + 2ab। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही लिख दिया कि a² + b² 2ab, बस ये हो गया। या फिर हम इसे a² + 2b² + 3ab नहीं लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स के पीछे एक लॉजिक होता है। ये जो फॉर्मूला आया है इसके पीछे भी एक लॉजिक होगा, यानी तर्क होगा। नेक्स्ट, ये एक डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित होता है, यानी निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है।
और डिडक्टिव मेथड में मैंने आपको बताया भी था कि पहले क्या फॉर्मूला या फिर डेफिनेशंस या फिर रूल्स बताए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या फिर क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स हायरार्किकल होता है यानी पदानुक्रमिक होता है। अब ये क्या चीज़ है? देखो, इसका मतलब है सबसे पहले हम काउंटिंग्स के बारे में जानेंगे यानी संख्याओं के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को संख्याओं के बारे में नहीं पता तो क्या वो जोड़ या घटाव सीख सकता है? बिल्कुल नहीं सीख सकता। तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले वो बच्चा संख्याओं के बारे में सीखेगा और उसके बाद जोड़ घटा के बारे में सीखेगा। और जिस बच्चे को एडिशन का नहीं पता तो क्या वो बच्चा मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले एडिशन आएगा और उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन आएगा। और जिस बच्चे को सब्ट्रैक्शन के बारे में नहीं पता तो क्या वो बच्चा डिवीजन के बारे में सीख सकता है? बिल्कुल नहीं सीख सकता। या इसका मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सबसे पहले हमें परिमेय संख्याओं के बारे में यानी फ्रैक्शंस नंबर के बारे में सीखना पड़ेगा और डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं की जानकारी हमें तभी आ पाएगी। तो पहले क्या आएगा? फ्रैक्शंस और उसके बाद डेसिमल नंबर्स। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? हायरार्किकल हुआ यानी पदानुक्रमिक हुआ। और मैथमेटिक्स के कुछ अपने सिंबल्स या वर्ड्स या फिर लैंग्वेज होती है, मतलब इसके खुद के कुछ संकेत, शब्द या भाषा होती है। जैसे प्लस, माइनस, ये सब क्या है? मैथमेटिक्स के सिंबल्स हैं। या फिर नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सब क्या है? इसके एक वर्ड्स हैं और इन्हीं वर्ड्स से मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी गणित अधिगम के उद्देश्य। देखिए, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, इन्हें केवल एक बार पढ़ लेना है, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो वहाँ पे सही ऑप्शन लगा के आ जाओगे। सबसे पहला है इंजॉय मैथमेटिक्स यानी बच्चे गणित का आनंद लें। मतलब वो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते समय बोर फील ना करें, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ यानी गणित को बच्चे के वास्तविक जीवन का हिस्सा बनाना। मतलब उस बच्चे का गणित का ज्ञान केवल यहीं तक सीमित ना रहे कि वो फॉर्मूलों को रट ले और उसके बाद होमवर्क करके लेके आके अपने टीचर से चेक करा ले। उसकी नॉलेज को यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखना है, उसे मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में क्या यूज हो सकता है वो भी आना चाहिए। जैसे अगर उस बच्चे के पेरेंट्स उस बच्चे को दुकान पर कुछ लेने के लिए भेजते हैं तो उसे वहाँ पर कैलकुलेशंस आनी चाहिए, यानी उसने जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन सीखी हैं उनका वो वहाँ पर यूज़ कर सके। और जैसे अगर बच्चा कोई समोसा खा रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि समोसे की शेप कैसी होती है? ट्राइंगुलर होती है, यानी एक त्रिभुज की तरह होती है। या फिर अगर वो बच्चा किसी बर्थडे पार्टी में है तो बर्थडे पार्टी में जो कैप यूज़ होती है उसे पता होना चाहिए कि वो किस शेप की होती है? कोन शेप की होती है, यानी शंकु आकार की होती है। अगला उद्देश्य है मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेस यानी बच्चों के विचारों का गणितीयकरण। जैसा हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि मैथमेटिक्स एक कैसा सब्जेक्ट है? एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, मतलब इसमें अमूर्त चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उस बच्चे का थॉट प्रोसेस अब अमूर्त चीज़ों को समझने का भी हो जाना चाहिए, यानी वो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे या फिर चिंतन करने लगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन विकसित करना। मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे को कुछ बताया गया और उसने वो बात मान ली, नहीं, अब उस बच्चे को उस बात में लॉजिक भी लगाना चाहिए कि क्या वो बात सही है या वो बात गलत है। जैसे अगर उस बच्चे को ये समझाया जाता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस बच्चे को ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे पहले सोल्व करके देखना चाहिए कि होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब वो इसे आगे सोल्व करके देखेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस ए बी है और ये माइनस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2ab हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो उस बच्चे को इस तरह की लॉजिकल थिंकिंग आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित की आधारभूत संरचना को समझना। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री, ये सब मैथमेटिक्स की बेसिक स्ट्रक्चर में ही आते हैं। तो उसे अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति इन सब की समझ होनी चाहिए। अब देखिए, अगर एग्जाम में मैथमेटिक्स को पढ़ाने के उद्देश्यों के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको इनमें से वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे देखना जो भी चीज़ें पॉजिटिव या फिर एक ब्रॉड माइंड के साथ दी गई हैं
तो उन चीज़ों को आपको राइट मार्क कर देना है। और जो चीज़ें नेगेटिव दी हुई हैं या फिर नैरो माइंड सेट के साथ दी गई हैं तो उन चीज़ों को आपको क्रॉस कर देना है। अब ये पॉजिटिव चीज़ें क्या होती हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, तो बिल्कुल वो बच्चा सोच के चीज़ों को करे या फिर जो उसकी खुद की नॉलेज है वो चीज़ों को समझने में उसका यूज़ करे, तो ये बिल्कुल एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। तो इस तरीके के ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। अब नेगेटिव चीज़ें कैसी हो सकती हैं, जैसे अगर ऑप्शन में आता है कि वो बच्चा गणित सीखने के बाद एक नौकरी ले ले, तो क्या ये ब्रॉड माइंड सेट हुआ? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट कर देना है। या फिर अगर ऑप्शन में आ जाता है कि जिससे वो एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है या नेगेटिव? बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है और ये एक नैरो माइंड सेट भी दिखा रहा है। तो इस तरीके के ऑप्शंस को हमें हटा देना है। अब देखिए एनसीएफ 2005 में यहाँ पर ध्यान देना, प्राइमरी लेवल पर मैथमेटिक्स पढ़ाने के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। सबसे पहला है डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी बच्चों में सकारात्मक रवैया विकसित करना, कि वो बच्चे हम नेगेटिव माइंडसेट के साथ ना पढ़ें या वो बच्चे मैथमेटिक्स को एक बर्डन ना माने। जैसे कई बच्चों को लगता है कि मुझे तो मैथमेटिक्स नहीं आता, मैं तो मैथमेटिक्स में कमज़ोर हूँ, तो नहीं, उन्हें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैथमेटिक्स को करना है कि मैथमेटिक्स का दायरा बहुत बड़ा है, इसका हमारी लाइफ में बहुत जगह उपयोग हो सकता है और ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो हमें उस बच्चे में इस तरह का एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। नेक्स्ट, उन बच्चों को मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे हमें उन बच्चों को अगर शेप्स के बारे में बताना है तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम उनको डायरेक्ट बताना शुरू कर देंगे कि ये सर्कल होता है या ये रेक्टेंगल होता है या ये स्क्वायर होता है। नहीं, सबसे पहले हम उन बच्चों को सिखाएंगे कि देखिए ये एक रोटी है या ये एक पराठा है, तो पराठे को वो बच्चा देख सकता है, उसे वो टच भी कर सकता है, उसे वो खाता भी है। तो यहाँ से उस बच्चे को समझाना बहुत आसान पड़ जाएगा। और उसके बाद हम बताएंगे कि उस पराठे की शेप या रोटी की शेप कैसी होती है, गोल होती है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब जैसे हम उस बच्चे को डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है या फिर ये एक आयत है। पहले हम उस बच्चे को बताएंगे कि देखो ज्योमेट्री बॉक्स की ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। फिर हम उसे बताएंगे इस ज्योमेट्री बॉक्स की जो लेंथ है तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो अब हम उस बच्चे को बताएंगे कि इस शेप को ही हम रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। मतलब पहले हमने उस बच्चे को किन चीज़ों के बारे में बताया, रोटी के बारे में, पराठे के बारे में, ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में। तो ये चीज़ें कैसी थी, मूर्त। और उसके बाद हमने उन बच्चों को किन चीज़ों के बारे में बताया, सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में या फिर ट्रायंगल के बारे में। तो वो चीज़ें कैसी थी, अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एंश्योरिंग न्यूमेरेसी, यानी बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान उत्पन्न करना। मतलब अब उस बच्चे को संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उसे एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए, या फिर उसे प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पता होना चाहिए। जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे पता होना चाहिए ये वंस यानी इकाई होती है, ये टेंस यानी दहाई होती है, ये हंड्रेड्स यानी सैकड़ा होता है, ये थाउजेंड यानी हज़ार होता है। तो ये संख्या क्या हुई, 2491 यानी 2491। और प्राइमरी लेवल पर हमें मेनली नॉन नंबर टॉपिक्स पे फोकस करना है, मतलब जिनमें संख्याएं ना हो, जैसे पैटर्न्स पे या फिर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे हम उसे समझा सकते हैं कि उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, या जैसे हम उसे मैप में समझा सकते हैं कि दिल्ली से जयपुर किस दिशा में पड़ता है या दिल्ली से भोपाल किस दिशा में पड़ता है। जैसे छोटी छोटी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना या फिर डेटा हैंडलिंग। तो प्राइमरी लेवल पर मेनली इस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए। अब देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें बस आप ये स्टेजेस एक बार ध्यान से पढ़ लेना तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और इस टॉपिक का नाम है वैन हिले थ्योरी, यानी वैन हिले का सिद्धांत। और देखिए कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वैन हिले थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से यानी ज्यामिति से। तो इस थ्योरी में वैन हिले क्या बोलते हैं कि ज्यामिति किस तरह से सीखी जाती है। अब उन्होंने ज्योमेट्री सीखने के कुछ लेवल्स बताए हैं। तो उन्होंने टोटल कितने लेवल्स बताए हैं, 5 लेवल्स बताए हैं। लेकिन वो इन लेवल्स को 0 से शुरू करते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितने लेवल्स हुए, 5 लेवल्स हुए। अब सबसे पहले तो हमें इन लेवल्स के नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहला लेवल क्या है, विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस। नेक्स्ट है इनफॉर्मल डिडक्शन। नेक्स्ट है डिडक्शन, या फिर हम इसे फॉर्मल डिडक्शन भी कह सकते हैं। एंड लास्ट है राइगर। अब देखिए लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसे हम हिंदी में चाक्षुषीकरण भी बोलते हैं। इस लेवल में वो बच्चा चीज़ों को देखकर सीखता है।
जैसे सबसे पहले वो देखता है कि ये रोटी है और इस रोटी की शेप कैसी है, गोल है, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, इस शेप को हम सर्कल बोलेंगे। या फिर अगर वो एक समोसा देखता है तो वो ये देखता है कि समोसे की शेप कैसी है, ट्राइंगुलर है, तो यहाँ से वो बच्चा क्या सीखेगा कि अच्छा ये त्रिभुज होता है। नेक्स्ट लेवल है लेवल 1 एनालिसिस यानी विश्लेषण। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चा उन शेप्स की क्वालिटीज़ के बारे में जानने लगता है। जैसे अब उसे पता है कि इस सर्कल में एक सेंटर होता है और सेंटर से पेरीफेरी तक की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है, यानी ये डिस्टेंस इसके सेम होगी या फिर ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। या फिर जैसे अब उसे पता है कि त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति, यानी अ क्लोज शेप सराउंडेड विद 3 आर्म्स, तो इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। या फिर उसे अब ये भी पता है कि सर्कल और ट्राइंगल में क्या अंतर होता है। या अगर हम ब्लैक बोर्ड पर इन शेप्स को बनाकर उससे इनके नाम पूछें तो वो बता देगा कि ये एक ट्राइंगल है, और वो बता देगा कि ये भी एक ट्राइंगल है, लेकिन ये एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है लेवल नंबर 2 इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन। इसमें वो बच्चा उन शेप्स के इंटर रिलेशंस के बारे में जानने लगता है। जैसे अगर हम उस बच्चे को ये 2 शेप्स दिखाते हैं तो उसे इसके बारे में पता है कि इस शेप में क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो जिस शेप में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल यानी आयत। और ये आयत भी एक चतुर्भुज है और ऊपर वाली जो शेप है ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग। मतलब अब उस बच्चे को पता है कि ये दोनों जो आकृतियां हैं ये हैं चतुर्भुज, लेकिन उसे अब अलग अलग तरह के चतुर्भुज में रिलेशन भी पता है कि जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत, और जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग यानी स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए आपके प्राइमरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली ये 3 लेवल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सबसे पहले इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब नेक्स्ट आता है लेवल 3 यानी डिडक्शन, या फिर हम इसे फॉर्मल डिडक्शन भी कह सकते हैं, यानी औपचारिक निगमन। इसमें वो बच्चा सेल्फ क्रिएशन करने लगता है, यानी अब वो बच्चा खुद ही उन रचनाओं का निर्माण करने लगता है। जैसे आपने स्कूल लेवल पर देखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो अब वो इस तरह की रचनाएं करने लगता है। अब नेक्स्ट है लेवल नंबर 4 राइगर यानी दृढ़ता। मतलब अब इस लेवल तक आते आते उस बच्चे में एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी अब वो ज्योमेट्री के बारे में अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। मतलब अब उस बच्चे को ज्योमेट्री की डीप नॉलेज हो जाती है। तो ये थी वैन हीले की थ्योरी, और आप इसके इन 5 लेवल्स के बारे में ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए आपको वैन हीले के ये 5 लेवल समझ में तो आ गए होंगे, लेकिन अच्छे से याद करने के बाद भी अगर आप इन लेवल्स को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है, वीज़ा आईडी रिजेक्ट। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपकी आईडी मांगी जाती है और आप अपनी आईडी साथ लेकर नहीं गए हो, तो इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए V4 विजुअलाइजेशन, A4 एनालिसिस, I4 इनफॉर्मल डिडक्शन, D4 डिडक्शन और R4 राइगर। ओके, तो ये थी वैन हीले की थ्योरी। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है पामेला लाइबैक की थ्योरी, और इस थ्योरी को हम ELPS थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी में क्या बताया गया है, इस थ्योरी में मैथमेटिक्स को सीखने का एक सीक्वेंस बताया गया है, यानी गणित सीखने का एक क्रम बताया गया है। तो देखिए इस थ्योरी का क्या नाम है, ELPS थ्योरी। E4 एक्सपीरियंस, L4 लैंग्वेज, P4 पिक्चर एंड S4 सिंबल। अब देखिए सबसे पहले है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। इसका मतलब है कि मान लो हमें उस बच्चे को आयत के बारे में पढ़ाना है, तो हम उसे सबसे पहले आयताकार चीज़ों को रियल में दिखाएंगे, यानी उसे हम आयताकार चीज़ों का अनुभव कराएंगे। जैसे हम उसे स्केल दिखाएंगे कि स्केल की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है यानी आयताकार होती है। या फिर हम उसे ज्योमेट्री बॉक्स दिखा सकते हैं कि उसकी शेप कैसी होती है, आयताकार होती है। या फिर हम उसे ब्लैक बोर्ड दिखा सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ओके, इसके बाद आता है लैंग्वेज, कि उसके बाद हम उसे
बोलकर समझाएंगे, यानी भाषा के माध्यम से समझाएंगे। जैसे शुरू में तो हमने उस बच्चे को बताया था कि ब्लैक बोर्ड की ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं और ये वाली दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं और हर एंगल 90 डिग्री का है। तो अब इसी चीज़ को हम भाषा के माध्यम से बताएंगे। पहले उसने ब्लैक बोर्ड को देखा और अब इन चीज़ों को हम उसे बोलकर बताएंगे। इसके बाद हम उसे रेक्टेंगल की पिक्चर्स दिखाएंगे। जैसे हम उसे प्रोजेक्टर के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स दिखा सकते हैं। जैसे चार्ट पेपर पर कोई घर का दरवाज़ा बना हुआ है तो वो किस शेप में हुआ, रेक्टेंगुलर शेप में हुआ। या फिर प्रोजेक्टर में किसी घर पर लगी हुई कोई नेम प्लेट दिखा दो कि वो किस शेप में है, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। और लास्ट में हम उसको सिंबल्स के माध्यम से बताएंगे, यानी संकेतों के माध्यम से, कि रेक्टेंगल का संकेत कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये थी पामेला लाइबैक की ELPS थ्योरी, यानी E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, P फॉर पिक्चर यानी चित्र और S फॉर सिंबल यानी प्रतीक। या फिर हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हमें उस बच्चे को एडिशन यानी जोड़ना सिखाना है तो सबसे पहले तो हम उसे ये सब एक्सपीरियंस के माध्यम से सिखाएंगे। यानी हम उसे एक दुकान पर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उससे 2 रुपये की टॉफ़ी खरीदने के लिए बोलेंगे, तो अगर वो एक एक के 2 सिक्के देगा तो इसका मतलब हुआ 1 + 1 = 2। और इसी तरीके से अगर वो बच्चा 6 रुपये का सामान लेता है और अगर वो एक तो 5 का सिक्का दे रहा है और एक 1 का सिक्का दे रहा है तो 5 + 1 = 6 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट हम उसे ये सब चीज़ें लैंग्वेज के माध्यम से बताएंगे। यानी अब हम उसे बोलकर समझाएंगे कि अगर आपने दुकान पर एक तो 5 का कॉइन दिया और एक 1 का कॉइन दिया तो आपने टोटल कितने रुपए दिए, 5 + 1 = 6 रुपये दिए। नेक्स्ट हम उसे पिक्चर्स के माध्यम से बताएंगे। जैसे अगर हमें 5 + 1 करना है तो हम 5 बर्ड्स इधर बना देंगे और फिर हम 1 बर्ड इधर बना देंगे। अब हम उस बच्चे से बोलेंगे कि अब इन बर्ड्स को ऐड करके दिखाओ, तो ये टोटल कितनी बर्ड्स हुई, 6 बर्ड्स हुई, यानी 5 + 1 = 6। और लास्ट में हम सिंबल्स के माध्यम से समझाने लगते हैं। यानी लास्ट में हम उसको बताने लगेंगे कि 5 + 1 = 6। अब वो बच्चा इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सोल्व करने लगता है। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता ही है। तो इन कीवर्ड्स में सबसे पहले है सिमेट्री यानी सममिति। देखिए सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई मिरर है और अगर मैं इसमें अपना चेहरा देखूंगा तो वो मेरे जैसा ही दिखेगा ना, तो बस यही सिमेट्री होती है। यानी अगर हम किसी भी शेप के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो दोनों तरफ से सेम ही दिखे। जैसे ये क्या है, ए, तो क्या ए सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। कौन सी लाइन के सापेक्ष, इस वाली लाइन के सापेक्ष। यानी अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करें तो देखिए अगर हम इसे एक मिरर मान के चलें तो इस वाले पोर्शन की मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है इसके दोनों तरफ एक सिमेट्रिकल शेप बनी है। अब देखिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 2 एक्सिस होती हैं, जो ओरिजोनटल होती है वो होती है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो अब आप मुझे बताइए क्या ई एक सिमेट्रिकल शेप है, बिल्कुल है। कौन सी एक्सिस के सापेक्ष, एक्स एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी ऐसी शेप है और नीचे भी। अब अगर हम देखें एच, क्या एच सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। कौन सी एक्सिस से, दोनों एक्सिस से है। देखिए ये एक्स एक्सिस से है और ये वाई एक्सिस से है, तो एच एक्स और वाई दोनों एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट है टेसिलेशन या फिर हम इसे टाइलिंग भी कहते हैं और हिंदी में हम इसे चौपड़ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सेम शेप का यानी एक ही तरह की आकृति का बार बार रिपीट होना। देखिए जैसे ये वाली ट्राइंगुलर शेप है तो इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। और देखिए ये इसमें एक हेक्सागोनल है यानी एक षटभुज है, तो इसमें 2 चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है, एक तो ट्राइंगल का और एक हेक्सागोनल का, यानी एक तो त्रिभुज का और एक षटभुज का। तो इनके बार बार रिपीट होने से जो शेप बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, टेसिलेशन यानी चौपड़। अब देखिए इसमें एक तो ये ब्लैक वाला चतुर्भुज है और एक ये वाइट वाला चतुर्भुज है और इन दोनों शेप्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेसिलेशन या फिर टाइलिंग यानी चौपड़। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित की टॉल शेप क्या होती है। देखो मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। 2 + 2 + 2 + 2 = कितना हुआ, 8। एंड 2 × 4 = कितना हुआ, 8। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन सीखनी है
तो क्या हम डायरेक्टली सीख सकते हैं या इसे सीखने के लिए हमें पहले एडिशन यानी जोड़ना आना चाहिए? आप एक बार सोच के देखो तो आपका आंसर ये आएगा कि मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए हमें पहले से एडिशन आना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ही हम टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, यानी किसी भी नए टॉपिक को सीखने के लिए उससे रिलेटेड एक पुराने टॉपिक की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसे ही हम टोल शेप ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी वैचारिक आरेख, या फिर हम इसे संप्रत्यय मानचित्रण भी बोल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी बुक में से पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाते हैं, तो उन नोट्स में आप फ्लो चार्ट्स का काफ़ी यूज़ करते हैं, या फिर उसमें आप छोटी छोटी शेप्स बना लेते हैं, या फिर उसे आप एक डायग्राम के थ्रू बना लेते हैं। तो जो हम ये फ्लो चार्ट बनाते हैं या फिर जो हम ये डायग्राम टाइप में बनाते हैं, इसे ही हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को एक ईजी लैंग्वेज में लिखने का और शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। मैंने यहाँ पर इसके दो टाइप्स बताए हुए हैं, एक रेक्टेंगल यानी आयत और दूसरा स्क्वायर यानी वर्ग। देखो फिर यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल को समझाया हुआ है, यानी इसकी लंबाई दोनों, यानी इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है और इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है। और यहाँ पर मैंने वर्ग को भी समझाया हुआ है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम में क्या किया हुआ है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला बताया हुआ है, यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। तो ये जो एक टाइप का फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसे ही हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। दिस इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट्स या थॉट्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये क्या बताता है, ये विचारों और अवधारणाओं के बीच संबंधों को बताता है। नेक्स्ट, ये ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज को, यानी ये नए ज्ञान को और पुराने ज्ञान को कनेक्ट करता है। जैसे मान लो आपने पहले चतुर्भुज के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि जो चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है उसे ही हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, तो ये तो हो गई आपकी ओल्ड नॉलेज। और ये जो अब आप उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में उन दोनों के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यू नॉलेज। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या होता है, ये ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, ये स्टूडेंट के द्वारा भी बनाई जा सकती है या फिर टीचर के द्वारा भी बनाई जा सकती है। और ये हायरार्किकल होती है, यानी पदानुक्रमित होती है। हायरार्की के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि हम पहले एक चीज़ सीखते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ सीखते हैं, उसके बाद तीसरी चीज़ सीखते हैं, उसके बाद चौथी चीज़ सीखते हैं। जैसे अगर हमें नंबर्स को सीखना है तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4। या फिर हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम एडिशन के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखते हैं। या फिर हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने सिंपल चतुर्भुज के बारे में सीखा, तो एक चतुर्भुज की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमने चतुर्भुज में भी जो उसके टाइप्स हैं या उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में पूछा। और फिर हम और डीप जाते हैं, फिर हमने रेक्टेंगल के बारे में भी और डीप नॉलेज ली और स्क्वायर के बारे में भी। तो ये थी कॉन्सेप्ट मैपिंग। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, जॉर्ज पॉलिया ने जो मैथमेटिक्स टीचिंग है उसके दो टाइप्स के एम बताए थे। एक तो होते हैं ब्रॉड एम और एक होते हैं नैरो एम। ब्रॉड मीन्स विस्तृत यानी बड़े एम, और नैरो मीन्स संकीर्ण यानी छोटे लक्ष्य। नैरो एम में क्या है, जो हमारी सोच को सीमित करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स को पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, न्यूमरेसी यानी उस बच्चे को संख्यात्मक ज्ञान देना, या फिर मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद एक जॉब ले लेना। अब देखिए, देखने में क्या ये लक्ष्य बड़े नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह के एम कैसे होते हैं, नैरो एम्स होते हैं। नेक्स्ट, ब्रॉड एम क्या होते हैं, जैसे कि मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, यानी उस बच्चे के विचारों का गणितीयकरण। मतलब अब उसे गणित का एक व्यवहारिक ज्ञान होने लगे, यानी अब वो बच्चा अपने जीवन में गणित की उपयोगिता को समझने लगे। नेक्स्ट है उस बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना। मतलब अगर वो बच्चा कुछ भी सोचेगा तो उसमें लॉजिक लगाएगा, ऐसे ही वो किसी बात को सच नहीं मान लेगा। नेक्स्ट है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना, यानी उस बच्चे के रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैथमेटिक्स के माध्यम से उन्हें भी सॉल्व करने की आदत डाल ले, या उसमें इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो जाए। जैसे मैथमेटिक्स क्या सिखाता है, मैथमेटिक्स जैसे लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है या एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सिखाता है। तो अगर इनसे रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चा इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में समर्थ हो सके। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, तो
उस बिल्डिंग की शेप के अनुसार या उसमें यूज़ होने वाले मटेरियल के अनुसार उस बिल्डिंग में बैलेंस किस तरीके का होना चाहिए, ये वो किससे जान पाएगा? साइंस के कुछ रूल्स लगाकर या फिर मैथमेटिक्स के रूल्स लगाकर, जिनमें अलग अलग शेप्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये किस तरह के एम होते हैं? ब्रॉड एम्स होते हैं। अब देखिए, जॉर्ज पोलिया ने मैथमेटिक्स पढ़ाने के एम्स के बारे में बताया है। एक तो ब्रॉड एम्स और दूसरा नैरो एम्स। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के बारे में भी बताया है, यानी किसी भी समस्या को सोल्व करने की एक साइकिल होती है। तो उसमें उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं। और वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यानी उस प्रॉब्लम को समझना। नेक्स्ट है मेक अ प्लान, मतलब एक प्लान को बनाना। उसके बाद कैरी आउट द प्लान, यानी जो प्लान हमने बनाया है अब उसको लागू करना। और उसके बाद लुक बैक एट द सॉल्यूशन, यानी हमने जो प्लान एग्जीक्यूट किया है तो अब हमें ये देखना है कि उस प्लान से कितना आउटकम निकल कर आया है। क्या उस प्लान से वो समस्या समाप्त हो गई है या फिर वो किस लेवल तक समाप्त हुई है। अगर वो प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुई है तो फिर वापस हम अब जितनी प्रॉब्लम बची हुई है उस प्रॉब्लम को समझेंगे। उसके बाद फिर उसके लिए एक प्लान बनाएंगे। उसके बाद फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद फिर से हम सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, यानी उस सॉल्यूशन का कितना इफेक्ट हुआ है या वो प्रॉब्लम किस लेवल तक सोल्व हो पाई है। अब देखो, वैसे तो पोलिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल में जो ये 4 स्टेप्स हैं इन्हें याद करना बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आपसे ये याद नहीं हो पा रहे हैं तो मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। और वो ट्रिक है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यू एंड मी, यानी तुम और मैं एक कैरी बैग लेकर जा रहे हैं और जिसमें 5 लाख रुपए हैं और हम दोनों एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कहीं कोई उन्हें छीन कर ना ले जाए। तो देखिए, यू फॉर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, इसमें एम फॉर मेक अ प्लान। देखिए, कैरी बैग मीन्स कैरी मतलब कैरी आउट द प्लान, और लुकिंग बैक मीन्स जो हमने प्लान को एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन को दोबारा से पीछे मुड़ के देखना, यानी उस प्रॉब्लम का कितना समाधान हो पाया है। तो ये है जॉर्ज पोलिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। तो यहाँ पर हमारे मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अब खत्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा मैथ्स पेडागोजी का रिवीजन खत्म होता है और इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके एग्जाम के लिए आपको कुछ टिप्स देता हूँ। इसके लिए मैंने पिछले 8-10 सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया है और मैंने सिलेबस को भी काफ़ी ध्यान से पढ़ा है। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं और आप इन्हें ट्राई करके देखना। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। सबसे पहली चीज़, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें शुरू में ही एक फॉरवर्ड या फिर आमुख नाम से एक पेज दिया होता है, तो आप उसकी केवल एक रीडिंग ज़रूर ले लेना। और ज़्यादातर लोग आपको इन चीज़ों को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ना शुरू कर देंगे या आप खुद चीज़ों का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो फिर वहाँ पर पेमेंट करने कौन जाएगा या फिर उनकी फ़ीस कौन देगा। तो सबसे पहले तो जो इंग्लिश वाली बुक्स हैं उनमें फॉरवर्ड नाम से, और जो हिंदी वाली बुक्स हैं उनमें आमुख नाम से जो एक पेज दिया हुआ है उसको ज़रूर पढ़ के जाना। दूसरा, अब अगर मैथ्स पेडागोजी में आपको 15 आउट ऑफ 15 लेके आने हैं तो आप एक बार जो बुक्स में चैप्टर दिए हुए हैं उनके नाम जरूर पढ़ लेना। केवल उनके नामों को याद करके ही आप पेपर में 1 से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप अगर इन 2 चीज़ों को कर लेंगे ना तो आप कम से कम इस मैथमेटिक्स के पोर्शन में 3 से 4 क्वेश्चंस इंक्रीज कर लेंगे और पूरे पेपर में आप 8 से 10 क्वेश्चंस ज़्यादा करके आओगे। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ भी दे देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैं आपसे बता रहा था कि जो एनसीईआरटी बुक्स में फॉरवर्ड नाम से या फिर हिंदी वाली बुक्स में आमुख नाम से पेज है, ये देखो यहाँ पर NCF 2005 के बारे में दिया हुआ है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखना, वहाँ आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे देखो, जो बच्चों की स्कूल लाइफ है वो लिंक होनी चाहिए किसके साथ? आउटसाइड द स्कूल लाइफ के साथ, यानी उन बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। हमें रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है, यानी हमें रोट लर्निंग का
विरोध करना है। नेक्स्ट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट हमें बच्चों को एनकरेज करना है किस चीज़ के लिए, कि वो खुद से सीखें, मतलब उनकी अपनी लर्निंग हो और वो इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ करें और वो काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछें, यानी वो काफ़ी कल्पनाशील गतिविधियों की तरफ ध्यान दें और वो टीचर से ज़्यादा सवाल पूछें। और हमें बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, एज अ पार्टिसिपेंट इन लर्निंग। ऐसा नहीं है कि बस वो बच्चा बैठ जाएगा और वो टीचर को सुनता रहेगा और उसके बाद घर चला जाएगा। मतलब जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बच्चा पूरा भागीदार बने। अब आगे भी देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल, यानी जो दैनिक समय सारणी है उसमें लचीलापन। नेक्स्ट है उसकी एजुकेशन को एक हैप्पी एक्सपीरियंस बनाना है, मतलब उस बच्चे को स्ट्रेस या बोर्डम नहीं होना चाहिए, यानी उस बच्चे को मानसिक दबाव यानी बोरियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे खुशी का अनुभव होना चाहिए। और हम किन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी छोटे समूहों में बातचीत और बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियाँ। मतलब लर्निंग बाय डूइंग मीन्स वो बच्चा खुद से करके सीखे। तो देखिए इसी तरीके से अगर आप चैप्टर्स के नाम भी पढ़ लेंगे तो इससे आप पेपर में बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना, आपको पेपर में बहुत एडवांटेज मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट रिवीजन खत्म होता है और मैं बहुत ही जल्दी ईवीएस, इंग्लिश और हिंदी की पेडागोजी की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। और मेरी सीडीपी की मैराथन वीडियो के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ एक ही वीडियो में पूरी सीडीपी बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझाई गई है। तो अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और मेरी आने वाली अदर वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए।